Hello friends, welcome back to my channel Easy Learning with Jitan. Friends, in last video we have studied the various rules regarding the use of auxiliary verbs. Today we are going to study the verb of incomplete predication. दोस्तों, यदि आपने हमारा पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं या फिर आप आई बटन दबाकर भी देख सकते हैं। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब पूर्ण अर्थ देती है तो है वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसा कि हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में बताया था, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ए वर्ब व्हिच डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस इट्स सेंस, अर्थात वह क्रिया जिसको अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया कहलाती है। पर यहाँ पर हमारा नियम भी ये कहता है, जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब पूर्ण अर्थ देती है तो वह वर्ब कंप्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है, तो वह वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए, द बेबी बीप्स, बच्चा रोता है। द बेबी बीप्स, बच्चा रोता है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है बीप, क्योंकि इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु ये इंट्रांजिटिव वर्ब पूर्ण अर्थ व्यक्त करती है, बच्चा रोता है। तो ये क्या है? कंप्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन हुआ। नियम नंबर 2, वे इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो किसी नाउन, एडजेक्टिव और सम पार्ट्स ऑफ अनदर वर्ब के बिना कंप्लीट सेंटेंस या कंप्लीट सेंस पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, वर्ब टू बी, सीम, अपीयर, बिकम एटसेट्रा का प्रयोग होता है। वे इंट्रांजिटिव वर्ब, वे अकर्मक क्रियाएं जिनको अपने अर्थ को पूर्ण व्यक्त करने के लिए नाउन, एडजेक्टिव तथा सम पार्ट्स ऑफ अनदर वर्ब के बिना अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी क्रियाओं को, ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रियाओं को इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है। इनमें सामान्यतया वर्ब टू बी, सीम, अपीयर, बिकम एटसेट्रा आदि का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, ही अपीयर्स, वह प्रतीत होता है। ये वाक्य पूर्ण अर्थ, अपीयर्स क्रिया है, इससे पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं हो पा रहा है। ही अपीयर्स, वो प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है नहीं पता चल रहा है, तो ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। दूसरा सेंटेंस है, ही अपीयर्स प्लीज्ड, वो प्रसन्न दिखाई पड़ता है या प्रतीत होता है। यहाँ पर प्लीज्ड हमने पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, प्लीज का पास्ट पार्टिसिपल प्लीज्ड को प्रयोग किया है, इससे इसका अर्थ पूर्ण व्यक्त हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट, जिसको हिंदी में पूरक कहते हैं, द वर्ड और फ्रेज यूज टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। शब्द या वाक्यांश, फ्रेज जिसको बोलते हैं, वाक्यांश जो किसी वाक्य का पूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है, कॉम्प्लीमेंट पूरक कहलाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव तथा एडवर्ब का प्रयोग होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमेशा नाउन, संज्ञा, एडजेक्टिव विशेषण या पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट या इन्फिनेटिव तथा एडवर्ब का प्रयोग होता है। तो हम कह सकते हैं किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट पूरक के रूप में हमेशा क्या प्रयोग करेंगे? नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव तथा एडवर्ब। उदाहरण के लिए, दैट पेन इज ऑफ नो यूज, वह पेन किसी काम का नहीं है। दैट पेन इज ऑफ नो यूज, तो हमने यहाँ पर क्या किया है? प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, ऑफ नो यूज, ऑफ नो यूज।
यहाँ पर प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, जिससे ये वाक्य का अर्थ पूरा होता है। ये हमेशा क्या है, ये ऑफ नो यूज, ये एक कॉम्प्लीमेंट पूरक है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही रूप में बिना किसी रूपांतरण के होता है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग ट्रांसिटिव सकर्मक क्रिया तथा इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया दोनों रूपों में एक समान होता है। उदाहरण के लिए, ही रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई। द बेल रैंग, घंटी बजी। इसमें रिंग का सेकंड फॉर्म है रैंग, रैंग। दोनों ही इसमें ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि रैंग के बाद में द बेल, घंटी, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। जबकि इसमें द बेल रैंग, रैंग है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, किसको अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हुई है। नियम नंबर 5, जब कोई इंट्रांसिटिव वर्ब प्रीपोजिशन के साथ जुड़कर प्रयुक्त होती है वह ट्रांसिटिव बन जाती है। जबकि कोई इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया हो, उसके बाद में प्रीपोजिशन से जुड़ जाए, प्रीपोजिशन लगा दिया जाए, तो वह ट्रांसिटिव बन जाती है। उदाहरण के लिए, ही लाफ्ड, वह हंसा। ये पूरा सेंटेंस में लाफ्ड है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसको इसके बाद जैसे ही हम इसमें एट मी, ही लाफ्ड एट मी, वो मेरे ऊपर हंसा, एट मी लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट लगाने से ये ट्रांसिटिव वर्ब बन गई। नोट, कभी कभी प्रीपोजिशन वर्ब के पहले प्रयुक्त रहता है, कभी भी प्रीपोजिशन को वर्ब के पहले भी प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, ही ब्रेवली विदस्टूड द अटैक, उसने वीरता से अटैक, आक्रमण का सामना किया। विदस्टूड, ये स्टूड है क्रिया, इससे पहले हमने प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया हुआ है। नियम नंबर 6, कभी कभी इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है जो अर्थ में वर्ब के समान होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट या कॉग्नेट एक्यूजेटिव कहा जाता है। कभी कभी इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रियाओं के बाद भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है जो अर्थ में वर्ब के समान होते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा वो वर्ब का अर्थ प्रकट करता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट या फिर कॉग्नेट एक्यूजेटिव कहा जाता है। उदाहरण के लिए, सी सैंग ए स्वीट सॉन्ग, उसने एक मधुर गीत गाया। सी सैंग ए स्वीट सॉन्ग, ये सैंग है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसको अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन जब हम इसमें ऑब्जेक्ट ये स्वीट सॉन्ग, ये मधुर गीत को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, अर्थ को और व्यक्त कर देता है। पर ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसको कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट और कॉग्नेट एक्यूजेटिव। कुछ ऐसे इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं जो कभी इंट्रांसिटिव वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब भी होते हैं जिनका प्रयोग इंट्रांसिटिव वर्ब की तरह किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, द विंड सूक द हाउस, हवा ने घर को हिला दिया। सैक सूक, सूक लिखा है, द विंड सूक द हाउस, हवा ने घर को हिला दिया। यहाँ पर ये सूक है, ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि सूक के बाद में हमने ऑब्जेक्ट द हाउस का प्रयोग किया है। इंट्रांसिटिव वर्ब की तरह इसका सूक का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, द अर्थ सूक, पृथ्वी हिली। 8, जब कोई नाउन किसी वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब मॉडिफाई करता है तथा टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, बेड, वैल्यू एटसेट्रा को डिनोट करता है तो वह एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल एक्यूजेटिव कहलाता है। यह एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जब कोई नाउन, जब कोई संज्ञा किसी वर्ब, क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण या एडवर्ब क्रिया विशेषण को मॉडिफाई या विशेषता बताता है तथा इसके द्वारा टाइम, समय, प्लेस, स्थान, डिस्टेंस, दूरी तथा वेट, भार, वैल्यू, इसकी कीमत इत्यादि का बोध होता है तो इस एडवर्बियल को क्या कहते हैं, तो वह एडवर्बियल ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल एक्यूजेटिव कहलाता है। यह एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है।
उदाहरण के लिए सी स्वयं ए माइल, वह 1 मील तक तैरी। स्वयं में तैरना होता है, स्विम स्वयं स्वम होता है। सी स्वयं ए माइल, वह 1 मील तक तैरी। यहाँ पर क्या किया गया, ऑब्जेक्ट नाउन है, किसकी विशेषता, ये माइल है नाउन है, काहे की तो कर रहा है, नाउन है, किसी काहे की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। जब किसी वर्ब की विशेषता बताएगा तो उसको क्या कहेंगे, एडवर्बियल एक्यूजेटिव। यहाँ पर ए माइल है, ये एडवर्बियल एक्यूजेटिव की तरह प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।